सूरज से अपनी धरती सबसे ज्यादा दूर होने वाली है। केलिन दूर जाने के लिए भी हमारी दुनिया में गर्मी कम नहीं होगी, फिर भी पूरी दुनिया हीटवेव का सामना करती रहेगी। तो पृथ्वी सूरज से कितनी दूर होगी और इसके बावजूद भी गर्मी क्यों कम नहीं होगी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जब सूरज से हमारी पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होगी, इसे एपहेलियन यानी कि अपसौर कहते हैं। इसके बावजूद सूरज की गर्मी का असर कम नहीं होगा, न तो हीटवेव में कमी आएगी, न ही तापमान कम होगा। एपहेलियन ग्रीक शब्द है। एपो यानी दूर और हेलियन मतलब सूरज। हैरानी की बात यह है कि जब हमारी धरती सूरज से सबसे ज्यादा दूर रहती है, उस समय पूरी दुनिया गर्मी का मौसम बर्दाश्त कर रही होती है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मुताबिक धरती और सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। असल में पृथ्वी की कक्षा हल्की सी अंडाकार है, यानी साल में एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूरज से सबसे नजदीक होगी। इसे पेरिहेलियन कहते हैं। एक दिन सबसे ज्यादा दूर होगी। इस साल पेरिहेलियन 4 जनवरी को हुआ था। तब धरती से सूरज की दूरी 14.66 करोड़ किलोमीटर थी। जुलाई महीने में धरती का उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका रहता है। वह सूरज की पूरी रोशनी के सामने रहता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध सूरज की रोशनी से थोड़ा दूर रहता है। वहाँ दिन छोटे होते हैं, साथ ही ठंडे भी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में इस हफ्ते देश में लगभग सभी राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। असम में भी पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने राज्य के 12 जिलों में से कम 5 लाख लोगों को प्रभावित किया है। आखिर असम में हर साल आने वाले बाढ़ का कारण क्या है? क्यों हर साल लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है? देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत के नक्शे पर देखें तो असम सुदूर उत्तर पूर्व में बसा राज्य है। इस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई करीब 3000 किलोमीटर है। असम में हर साल जो बाढ़ आती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह नदी और इसका भौगोलिक विस्तार है। असम राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि करीब 78% 523 लाख हेक्टेयर जमीन में से 31% 5 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ की वजह से प्रभावित होती है। यह अनुमान राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का है। पूरे देश में आने वाले बाढ़ का करीब 9% 5% हिस्सा अकेले असम से होता है। पूरे देश की तुलना में असम में बाढ़ की तीव्रता 4 गुनी अधिक होती है। बाढ़ की वजह से औसतन हर साल असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन क्या सब प्राकृतिक बनावट का ही नतीजा है या फिर इस भयंकर बाढ़ के लिए इंसान भी जिम्मेदार है? अब ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर पहाड़ी इलाकों में बांध बनाए गए हैं। बारिश के दिनों में जब पानी बांध के लिए खतरनाक हो जाता है तो अचानक से गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे एक साथ भारी मात्रा में पानी मैदानी इलाकों में आता है, जो हजारों लोगों को उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सौरव गांगुली ने कहा था कि भारत पाकिस्तान मैच के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है, लेकिन बीते कई साल में अच्छे मैच नहीं हुए हैं। अब पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने गांगुली के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिससे क्रिकेट की दुनिया में सबका दिल दहक गया है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पिछले दिनों पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भारत पाकिस्तान मैच पर कहा कि उन्होंने मैच तकरीबन हर बार एक तरफा रहा है। भारत ने इस मैचों में पाकिस्तान को हराया है। भारतीय टीम का पाकिस्तान पर दबदबा रहा है। यह बयान पर पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने ऐतराज जताया है। अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने सौरव गांगुली के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बासित अली ने कहा कि भारतीय क्रिकेट और BCCI में प्रशासक के तौर पर सौरव गांगुली का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भारत पाक मैच पर जो बयान दिया है उस पर मैं एतबार नहीं रखता। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सौरव गांगुली शानदार कप्तान रहे हैं और उन्होंने भारतीय टीम को कई बेहतरीन युवा खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच पर जो बयान दिया है, मुझे उससे काफी हैरानी हुई है।
बासित अली ने कहा कि उस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था, तो कैसे कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच एक तरफा होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान को हराया। उस मैच में भारतीय टीम पाकिस्तान को इसलिए हरा पाई क्योंकि विराट कोहली ने शानदार पारी खेली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ओडिशा में 9 महीने की एक बच्ची को बेचने के लिए पुलिस ने उसकी मां समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गरीब मां बाप द्वारा बच्चों को बेचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। बच्चे गुलामी देह व्यापार में धकेले जा रहे हैं। क्यों इंसानियत का दम घोट रही है गरीबी? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। ओडिशा में 9 महीने की एक बच्चे को बेचने के लिए पुलिस ने उसकी मां समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गरीब मां बाप द्वारा बच्चों को बेचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा में मयूरभंज में रहने वाली 25 साल की कर्मी मुर्मू ने अपनी 9 महीने की बेटी को 800 रुपए में एक निसंतान दंपत्ति को बेच दिया था। गिरफ्तार लोगों में से फुलमनी मरांडी ने बताया कि उन्होंने और उसके पति ने बच्ची को इसलिए खरीदा क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पुलिस के मुताबिक कर्मी मुर्मू ने अपनी बच्ची को तब बेचा जब उसके पति मुसु मुर्मू काम करने तमिलनाडु गए थे। मुसु मुर्मू को वापस लौटने पर जब इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद ही पुलिस में शिकायत कर दी। देश के कई राज्य में गरीब माता पिता द्वारा अपने बच्चों को बेचने के इस तरह के मामले सामने आते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद इस तरह के मामले पहले से ज्यादा सामने आ रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के पास माता पिता द्वारा बच्चों को बेच देने के मामले में सटीक आंकड़े नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आपराधिक क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक देश में हर साल 17,000 से भी ज्यादा बच्चे लापता हो रहे हैं, यानी हर 8वें मिनट में एक बच्चा। ब्यूरो रिपोर्ट। जापान में 3 दशकों के बाद पहली बार कर्मचारियों का वेतन बढ़ रहा है। हालांकि महंगाई की मार अभी भी उन पर काफी ज्यादा है। जापानी कर्मचारी अमेरिका और यूरोप के समकक्षों की तुलना में कम वेतन पाते हैं। आखिरकार क्यों जापान विकसित देश होते हुए भी कर्मचारी को कम वेतन देता है? क्यों जापान के कर्मचारी महंगाई के सामने टिक नहीं पाते? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जापान में श्रमिक संघ के सदस्यों के वेतन में 4% तक की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। जापान में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका वेतन बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई की मार उन्हें भी बराबर झेलनी पड़ रही है। पिछले कई दशकों के मुकाबले जापान में इस साल कुछ पेशे के लिए वेतन बढ़े हैं। सभी बड़ी कंपनियों ने इस साल वेतन में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही कई बड़े श्रमिक संघ के सदस्यों के वेतनों में 4% तक की बढ़ोतरी हुई, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। वही 1/4 छोटे और मध्यम व्यवसाय, जो 2/3 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, उन्होंने बिल्कुल वेतन नहीं बढ़ाया। जापान में औसत वेतन OECD के तकरीबन $51,000 के औसत के मुकाबले केवल 3/4 ही है। 1990 के दशक में जापान का वित्तीय बुलबुला फूटने के बाद अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई थी और इसलिए वेतन भी नहीं बढ़े। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर रही है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि चीजें ठीक रहेंगी और वेतन वृद्धि अगले साल भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अफगानिस्तान के तालिबानी शासकों ने देश में महिलाओं के ब्यूटी पार्लर बंद करने का फरमान जारी किया। 1 महीने के भीतर देश के तमाम ब्यूटी पार्लर बंद करने का हुक्म दिया गया। अब कौन सी नई विपदा का अफगान की महिलाओं को सामना करना पड़ेगा? तालिबान का ब्यूटी पार्लर बंद करने का फैसला अफगान में क्यों रखा गया है, वो तमाम चीजें देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। तालिबान ने एक आदेश जारी कर देश के तमाम ब्यूटी पार्लर बंद करने को कहा है। नैतिकता मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि 1 महीने के भीतर महिलाओं के सभी ब्यूटी पार्लर बंद किए जाएंगे। महिलाओं को घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए उठाए गए बहुत से कदमों में से यह एक और है। नैतिकता मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद सादिक आफिफ
मुहाजिर ने ब्यूटी पार्लर बंद करने के आदेश की पुष्टि की, लेकिन इसकी वजह बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा, जब वे बंद हो जाएंगे तब हम कारणों को मीडिया के साथ साझा करेंगे। दुकानों को बंद करने के लिए समय दिया गया है ताकि वे अपने सामान को समय रहते इस्तेमाल कर ले और उन्हें कोई नुकसान ना हो। आदेश में कहा गया कि यह फरमान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा के कहने पर जारी किया गया। तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा को बहुत कम सार्वजनिक जगहों पर देखा जाता है। वह अपने जन्मस्थल कंधार से ही आदेश जारी करते हैं। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि इस्लामिक नियमों को अपनाकर महिलाओं को पारंपरिक अत्याचारों से बचाया जा रहा है और उनके सम्मानित और स्वतंत्र इंसान के दर्जे को फिर से स्थापित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ संकेत दिए हैं। इन संकेतों के बाद खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। आखिर कैसे रूस और यूक्रेन युद्ध होगा समाप्त, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 16 महीने हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कीव में सरकार यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिन सीमाओं की बात कर रहे हैं उनमें क्रीमिया, डोनबास, जापोरोजे और खेरसन क्षेत्र शामिल है। शनिवार को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जब ज़ेलेंस्की से पूछा गया कि क्या वो युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत को तैयार है, तभी उन्होंने सीमाओं पर नियंत्रण सीमाओं पर वाली बात कही। इन सीमाओं के भीतर जो भी जगह शामिल है वो रूस के तरफ से साल 2022 फरवरी में हमला करने से पहले यूक्रेन के नियंत्रण में थे। ज़ेलेंस्की का मानना है कि जब 11-12 जुलाई को विनियस में एक शिखर सम्मेलन के लिए गुट बुलाया जाएगा तो गठबंधन के पास यूक्रेन को इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित करने का हर कारण मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संदर्भ में स्पष्ट संकेत की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। दक्षिणी मैक्सिको शहर के एक मेयर ने मादा मगरमच्छ के साथ शादी की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दक्षिणी मैक्सिको में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर के मेयर ने एक मादा मगरमच्छ से शादी की है। दरअसल दक्षिणी मैक्सिको से सैन पेड्रो हुआमेलुला शहर के मेयर विक्टर हुगो सोसा ने ऐसा किया है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सोसा ने ऐसा 230 साल की पुरानी विवाह प्रथा के तहत किया है, जिसके बाद से यहाँ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार विक्टर हुगो सोसा ने जब समारोह स्थल में प्रवेश किया तब उनके हाथों में एक मगरमच्छ था। इस मादा मगरमच्छ को दुल्हन की तरह तैयार किया गया था, जिससे मेयर ने हजारों लोगों की मौजूदगी में इस मादा मगरमच्छ से शादी की। रिपोर्ट के अनुसार मेयर ने एलिसिया इडियाना नामक एक मगरमच्छ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सोसा ने मगरमच्छ से शादी के दौरान कहा कि मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि शादी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि आप प्यार के बिना शादी नहीं कर सकते हैं। मैं राजकुमारी लड़की से शादी के लिए तैयार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, GS TV।